अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है डॉन का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक एवरग्रीन टॉपिक है पाकिस्तान के हवाले से, या हम किसी भी कंट्री की बात कर लें उस हवाले से। और ये है जी क्लाइमेट चेंज पे। तो इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और इसमें से जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, इम्पैक्ट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, सजेशंस क्या हो सकती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। हम जॉर्गन्स देखेंगे क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में कि कौन कौन से जॉर्गन्स जो हैं वो हम यूज़ करके अपनी ऐसे राइटिंग को या अपने करंट अफेयर के टॉपिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। Pakistan teeters on the edge of an environmental abyss, ranked among the most climate vulnerable nations. It endures extreme heat, apocalyptic floods, prolonged droughts and choking air points। ठीक है, पाकिस्तान जो है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करवाऊँगी, सिर्फ आपको एक क्रक्स दिया करूँगी। ठीक है, तो इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस जो हैं ना, पाकिस्तान भी उन्हीं नेशंस में है और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। ठीक है, क्यों खड़ा है? क्योंकि ये एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है और ये बर्दाश्त कर रहा है क्या, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हीट को, ठीक है, तबाही फैलाने वाले सैलाब्स, और बहुत ज़्यादा जो कहत साली हो रही है वो भी किस वजह से हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और फ़ज़ाई जो आलूदगी है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और पाकिस्तान जो है उन नेशंस में से एक है जो ये सारी चीज़ें जो हैं बर्दाश्त कर रही हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी वो क्या है जी? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स में नंबर 1 पे आ जाता है कि एक्सट्रीम हीट है, हीट जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप इसमें देख सकते हैं एपोकलिप्टिक फ्लड्स हैं। फ्लड्स जो हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा 2022 में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी फ्लड्स ने, उसके बाद भी आए हैं फ्लड्स। फिर प्रोलॉन्ग जो हैं वो ड्रॉट्स हैं, या कहत साली जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और चोकिंग एयर पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपको 3 से तकरीबन 4 जो रीज़न्स हैं ना किस चीज़ की, क्लाइमेट चेंज की, वो आपको यहीं से मिल गई हैं। ठीक है, तो आप इन पे एक एक पैराग्राफ भी लिखने बैठ जाएंगे ना तो आप 3 से 4 पेजेस आराम से लिख सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को इसी तरह नोट डाउन कर लें कि इम्पैक्ट्स क्या हैं जी क्लाइमेट चेंज के, वो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। फिर देखें द एनुअल स्मोक दैट इनगल्फ्स अर्बन सेंटर्स इज़ नॉट मेयरली एन इनकन्वीनियंस, इट इज़ अ ब्रॉडर गवर्नेंस फेलियर। ठीक है, मीनवाइल रूरल कम्युनिटीज़ वॉच हेल्पलेसली एज देयर वर्ल्ड्स डिसइंटीग्रेट, ग्लेशियर्स रिट्रीट, monsoons become erratic, and fertile land turns into dust। अब इसमें देखें वो सिंपल ये बता रहे हैं कि जो एनुअल स्मोक है ना, आप देख रहे हैं कि स्मोक की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जिसमें वो कह रहे हैं कि एनुअल स्मोक जो है ना वो सिर्फ अर्बन जो है ना, यानी सिटीज़ जो हैं उनको ही इंगल्फ नहीं कर रही, बल्कि वो एक गवर्नेंस फेलियर जो है ना उस वजह से भी स्मोक जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे अगेन आप देखें वो कह रहे हैं कि जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो आप कह सकते हैं रिमोट एरियाज़ हैं, वो अभी भी अपने आप को बड़ा बेबस महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो डिसइंटीग्रेशन होती जा रही है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमने ऊपर निकाले थे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें 5th हमें मिल गया, ग्लेशियर्स जो हैं रिट्रीट हो रहे हैं, मानसून्स जो हैं वो इरेटिक होती जा रही हैं। ठीक है, यानी ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है एक्सेसिव हीट की वजह से। मानसून जो है उनका जो ड्यूरेशन है ना वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और फर्टाइल लैंड जो है, यानी जो ज़रखेज़ ज़मीन है ना, वो डस्ट में चेंज होती जा रही है। ठीक है, इनफर्टाइल लैंड में चेंज होती जा रही है। तो ये देखें आपके पास 7 बिग इम्पैक्ट्स जो हैं ना क्लाइमेट चेंज के, वो यहीं से ही आपको मिल गए। आपको डेटा वगैरह ढूंढने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इस तरह से आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करें। ये देखिए आपके पास स्मोक जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद है जी येट क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स कंटिन्यू टू रिमेन अ फुट नोट एज पॉलिटिक्स डोमिनेट द नेशनल डिस्कोर्स, surfacing only when disasters strikes. A proactive approach built on long-term resilience is the obvious way forward, but what are we willing to do about it?
ठीक है। अब देखें सिंपल इसमें वो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो हमेशा एक बॉटम पे ही रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है, यो सियासी जो मामलात है, उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है हर चीज़ को। जो भी नेशनल डिस्कोर्स हो रही होती है, गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें जो पॉलिटिक्स है ना हमेशा उसको ही कंसीडर किया जाता है। बाकी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको हमेशा बॉटम पे रखा जाता है। ठीक है। तो तब तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती जब तक कि डिज़ास्टर जो है वो हिट नहीं करता कंट्री को। हालांकि एक प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, यानी कोई भी डिज़ास्टर हिट करें तो उसके डिज़ास्टर के आने से पहले ही आपने कोई प्लानिंग की हो कि किस तरह से हमने उस डिज़ास्टर को ओवरकम करना है, तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। यही एक वे फॉरवर्ड है कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सजेशन में आ जाएगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच बिल्ट ऑन लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। ठीक है। ये एक ऑब्वियस सा बड़ा ज़ाहिरी वे फॉरवर्ड है। अब इसमें अगर मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड करूं तो प्रोएक्टिव अप्रोच जो है लॉन्ग टर्म वो कौन सी हो सकती है कि सर्दी आने से पहले ही जो व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स लोग यूज़ करते हैं, उनके इस्तेमाल पे थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाए कि लोग जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा मतवज्जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ठीक है। फिर इसके अलावा जो साइलेंसर्स वगैरह होते हैं इनमें ऐसे केमिकल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जो इनके जो स्मोक निकल रहा होता है साइलेंसर से उनको वो कम पोल्यूशन पैदा करने वाला बनाएं। ठीक है। इस तरह की जो है ना प्रोएक्टिव मेजर्स होनी चाहिए। फिर है डॉन्स ब्रेथ पाकिस्तान campaign is one attempt to make it central to the national conversation. However, Pakistan needs much more. It needs a revolution in environmental governance. सिंपल के मुहिम जो भी चलाई जाए वो कोई भी इतना ज़्यादा वो एक अच्छी कोशिश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना उसे इससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है। किस तरह से कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस है ना उसमें एक रेवोल्यूशन, उसमें इनकलाब चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो खुद से पॉलिसीज़ बनाए जो कि इसको ओवरकम कर सकें। फिर है जी दिस डिमांड्स अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट बॉडीज़, इंडस्ट्री लीडर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स, रिसर्चर्स, CSOs एंड कम्युनिटीज़। द टाइम फॉर सिम्बॉलिक गेस्टर्स एंड नॉन बिल्डिंग कम्युनिटीज़ हैज़ पास्ड। ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि इसकी डिमांड जो है वो क्या है जी कि कोऑर्डिनेशन हो। आप इस पूरी लाइन के लिए अगर सिंपल आउटलाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन। ठीक है। आप इसको लिख सकते हो पूरी लाइन का क्रक्स जो है, यानी इसमें जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के दरमियान जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आती, जब तक वह मिल के पॉलिसीज़ नहीं बनाते, जब तक वह मिल के उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक क्लाइमेट चेंज जो है इसको हम कम नहीं कर सकते। जी वो टाइम जब एक सिंबॉलिक गेस्टर्स ही होते थे, कम्युनिटीज़ जो थी वो मतलब अलग-अलग से काम करती थी, उनमें कोई भी कमिटमेंट्स नहीं होती थी, वो टाइम अब गुजर चुके हैं। अगर अभी भी वो टाइम रहे कि सारे अपना अपना काम करते रहें तो फिर हम इस जो भी पावरलेस है क्लाइमेट चेंज का उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो दूसरा वे फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन जो है इसको इंश्योर कराया जाए। द पाथ फॉरवर्ड रिक्वायर्स फंडामेंटल शिफ्ट्स। फर्स्ट, अब यहाँ पे देखें हमारे पास सजेशंस आएंगी। क्लाइमेट चेंज मस्ट बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट टायर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप इसको एज इट इज़ अपनी आउटलाइन के लिए ऐसे के पैराग्राफ के आप कह सकते हो कि ओपनिंग सेंटेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी है कि क्लाइमेट चेंज का जो है ना इशू इसको एलिवेट किया जाए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पे अलोंग साइड टेररिज्म एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी अभी भी आप देखें ना तो आप न्यूज़ में देखेंगे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे कि टेररिज्म, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक जो है क्राइसिस आ गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह के इश्यूज़ जो है उनको बड़ा उठाया जाता है। हालांकि क्लाइमेट चेंज जो है ना इसको हमेशा से धकेल दिया जाता है पीछे। तो अगर हम इसको भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पे लेना क्लाइमेट चेंज को, तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट सजेशन कि क्लाइमेट चेंज मस्ट बी एलिवेटेड टू द हाईएस्ट टायर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। आप इसको एज इट इज़ अपने नोट में इंक्लूड कर लें।
This means overhauling environmental protection frameworks with substantial fines for polluters, stringent emissions control and massive investment in public transportation। ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ को आप अपने सजेशन में अब रिफ्रेश करके लिख सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पे क्लाइमेट चेंज को हमने लेना है। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है ना उसको बेहतर बनाया जाए। ठीक है, पोल्यूटर्स जो है उनको हम फाइन्स वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिगनेंट एमिशंस कंट्रोल जो है ना उनको यूज़ करें, यानी हम इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो चिमनीज़ वगैरह यूज़ करें, यानी उनका जो स्मोक है ना उसको डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट में ना छोड़ें बल्कि चिमनीज़ यूज़ करें जो उस धुएं को फ़िल्टर करें फिर उसको इन्वायरमेंट में छोड़ें। इसके अलावा गाड़ियों के जो साइलेंसर्स हैं उनमें ऐसे केमिकल्स, उनमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो उसको लेस पोल्यूटेड स्मोक में कन्वर्ट करे। ये स्टिग्नेंट एमिशंस कंट्रोल हो सकता है। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, मैसिव मतलब ह्यूज, अबंडेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझते हैं कि शायद हमारी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाएगी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। तो ये चीज़ है कि इख्तिसार जो है वो अपनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे हैं तो इससे आपकी इज़्ज़त अफजाई होगी कि बड़ा कोई हाई लेवल का बंदा आ गया जी हमारे पास। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें और गवर्नमेंट जो है वो भी क्या करे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाए ताकि लोग जो हैं इस फैसिलिटी को यूज़ करें। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे 3 सजेशंस निकाल दिए और ऊपर तकरीबन हमने 7-8 जो इम्पैक्ट थे ना क्लाइमेट चेंज के वो नोट किए थे। फिर है जी हमारे पास अर्बन प्लानिंग मस्ट पिवट फ्रॉम कंक्रीट जंगल एक्सपेंशन टू ग्रीन डेवलपमेंट। अब इसको आप जो है ना एक मिनट, विद स्ट्रिक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ रिमेनिंग अर्बन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर बोथ अ कैजुअलिटी एंड अ कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज आल्सो रिक्वायर्स अर्जेंट रिफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कह सकते हो कि इंश्योर एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह पे दरख्त लगाना जहाँ पे पहले दरख्त नहीं थे, यानी बिल्कुल नए सिरे से जंगलात उगाना, उसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। और रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहले जंगलात वगैरह थे लेकिन वहाँ पे डीफॉरेस्टेशन हुई, यानी उनकी कटाई हुई और वहाँ पे अब जंगलात नहीं हैं, तो ऐसी जगह पे दोबारा से जंगलात उगाना उसे रीफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो इंश्योर करवाया जाए एफॉरेस्टेशन को और रीफॉरेस्टेशन को, क्योंकि जंगलात जो है ना ये फ़ज़ा को साफ़ करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ जो हैं हवा में से रिमूव करते हैं, ये नेचुरल प्योरीफायर्स होते हैं जंगलात। तो जितने ज़्यादा जंगलात होंगे उतनी ज़्यादा जो है पोल्यूशन कम होगी और उतना ज़्यादा हम क्लाइमेट जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी 4th सजेशन। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर जो कि एक कैजुअलिटी भी है और कंट्रीब्यूटर भी है क्लाइमेट चेंज में, वो भी एक अर्जेंट रिफॉर्म चाहते हैं। फिर आप उसी के अंदर ये एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के जो जॉर्गन्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पाकिस्तान एक्सेसिव रिलायंस ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैज़ डिप्लीटेड अंडरग्राउंड रिजर्व्स। इन पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है ऐसी क्रॉप्स पे जो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रखती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि पानी के जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर है ना वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। द सोल्यूशन लाइज इन इंट्रोड्यूसिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़, इम्प्लीमेंटिंग वाटर स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम एंड इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्निक्स। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है उनको किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। तो हमें ऐसी जो है इसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि ऐसी जो क्रॉप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, यानी पानी कम यूज़ करें। ठीक है, और हमें यील्ड जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करें, और वाटर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। फार्मर्स जो हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि वो क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्निक्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकें। अब देखें कितना ज़बरदस्त आपको एक पूरा पैराग्राफ यहीं से मिल गया। तो ये हमारे पास 5th सजेशन हो गई है। ठीक है, अब ये आपने ये नहीं सोचना कि ये वाटर के बारे में बात हो रही थी तो क्लाइमेट में कैसे आएगा। देखिए हमने पढ़ा था ना
कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पे हमने उनको भी प्रिजर्व करना है। दिस रेवोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ पैरेलल एनर्जी ट्रांजिशन लिवरेजिंग एयर अबंडेंट रीनेबल रिसोर्स आवर अबंडेंट रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनके यूजेज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, द यूजेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी प्रमोटेड। तो इससे क्या होगा कि हम जो है कोल, फॉसल फ्यूल्स, इस तरह के सोर्सेज पे जब हम कम रिलाई करेंगे तो पोल्यूशन जो है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 6 सजेशन आएगा। नेक्स्ट है जी, द प्राइवेट सेक्टर ऑफन सीन एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम must be brought into the solution. Corporate accountability on carbon footprints should be non-negotiable with tax incentives for sustainable business practices. अब प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स ही इन्हीं की वजह से क्रिएट होती है, तो उनको भी सोल्यूशन में लेके आया जा सकता है। कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी जो है कार्बन फुटप्रिंट पे कि कोई जो प्राइवेट इंडस्ट्री है या प्राइवेट ओनरशिप है किसी भी चीज़ के, वो कितने कार्बन फुटप्रिंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो भी मतलब उनको भी देखना चाहिए। तो टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए वो प्रोवाइड किए जाएं ताकि क्लाइमेट चेंज जो है इसमें जो प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो भी अपना रोल प्ले कर सकें। ये हमारे पास होगी 7th सजेशन। पाकिस्तान्स इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हैव अ रोल debt relief mechanism tied to green development, knowledge transfers and climate finance must be expanded to help chart a sustainable path। यानी पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, किस तरह से डेट रिलीफ मैकेनिज्म जो है उसको ग्रीन डेवलपमेंट के साथ टाई किया जाए उसका। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो भी डेट वगैरह ले उसके लिए वो प्रमोट करे एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को, इस तरह एफॉरेस्टेशन को, रिफॉरेस्टेशन को, नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस जो हैं यानी क्लाइमेट के रिलेटेड जितना भी फाइनेंस है, जितनी भी ट्रेड वगैरह है, इन चीज़ों को एक्सपेंड किया जाए ताकि एक बड़ा सस्टेनेबल सा पाथ जो है उसको अचीव किया जा सके। फिर है जी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन नीड्स रेडिकल री इमेजिनिंग। पाकिस्तान रिक्वायर्स कॉम्प्रीहेंसिव क्लाइमेट लिटरेसी प्रोग्राम्स integrated into schools and university curricula. Media outlet must move beyond disaster coverage to sustained environmental journalism. अब यहाँ पे देखें कि इसमें आप कह सकते हो कि एजुकेशन का जो रोल है वो बताया गया। 8 नंबर पे हमारे पास सजेशन आ जाएगी कि हमारा जो करिकुला है बेशक वो स्कूल का सिलेबस है, यूनिवर्सिटी का है या कॉलेज का है, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सिलेबस है वो इन्वायरमेंट के बारे में दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि इन्वायरमेंट क्या है, इसको किस तरह से प्रिजर्व करना है। दूसरे नंबर पे ये 9th नंबर पे आ जाता है हमारे पास मीडिया जो है उसे भी चाहिए कि डिज़ास्टर जब आती है तो मीडिया कवरेज करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उससे हट के मीडिया अपना रोल प्ले करे, अपनी कंपेन चलाए, लोगों में अवेयरनेस लेके आए, तो उससे भी बड़े पॉजिटिव जो है वो रोल आ सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग रूट काजेज़ एंड हाईलाइटिंग सोल्यूशन। मीडिया क्या करे कि उस जो भी क्लाइमेट चेंज आ रहा है लोगों तक पहुंचाए कि वो किस वजह से आ रहा है, उसकी रूट कॉजेज़ क्या हैं और उसके सोल्यूशन क्या हैं। चेंज बिगिनस एट द ग्रास रूट्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल। कोई भी चेंज होता है ना उसको बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये हमारे पास 10th नंबर पे आ जाएगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है उसे इंश्योर करवाया जाए। Pakistan's survival hinges on its ability to treat climate change as the defining challenge of our time. Either we act now or we surrender to a future of escalating disaster. यानी पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो इसी चीज़ पे बेस कर रहा है कि हमें जो भी चैलेंज हैं उनको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं, किस तरह से फेस करेंगे या क्या होगा। तो आइदर वी एक्ट नाउ और वी सरेंडर, यानी हम अभी एक्शन लेंगे इसको ओवरकम करने के लिए या फिर हम इस बढ़ती हुई जो मौसमी तब्दीलियां हैं इनके सामने सरेंडर कर देंगे। तो होप सो आपको ये एक
एक तरह से हमारा ये क्लाइमेट पे शॉर्ट ऐसे प्रिपेयर हो गया बेस्ट। ठीक है, आउटलाइन सारी हमारी यहाँ से बन गई है, इम्पैक्ट्स हमें मिल गए यहाँ से, सुजेशंस इतनी ज़्यादा मिल गई हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखें और इसको एक प्रॉपर आउटलाइन बनाएं। हमारे पास आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं।